हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। तो दोस्तों एक वैद्युत द्विध्रुव बना लो। ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव। दोस्तों ये क्या है? हमारा वैद्युत द्विध्रुव। दोस्तों यहाँ पर कौन सा आवेश होगा? -Q और यहाँ पर +Q। जो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव होता है, इधर क्या होता है? माइनस का आवेश होता है और इधर प्लस का आवेश होता है, लेकिन क्या होते हैं? समान परिमाण के होते हैं। यानी कि अगर 5 कूलाम का यहाँ पर आवेश है तो 5 कूलाम का यहाँ पर भी आवेश होगा। और दोस्तों जो द्विध्रुव की लंबाई होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 2L होती है। तो दोस्तों हमने मान लिया इस वैद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु O है। क्या मान लिया दोस्तों? इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। तो दोस्तों पहले ये कितना था? 2L था। अब दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों? L। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों? L हो जाएगा। दोस्तों हमें क्या निकालना है? निरक्षीय स्थिति में। तो दोस्तों जब निरक्षीय स्थिति होता है, जो बिंदु होता है या तो द्विध्रुव के नीचे होगा या फिर द्विध्रुव के ऊपर होगा। तो हमने दोस्तों मान लिया जो हमारा बिंदु P है वो दोस्तों यहाँ पर है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? बिंदु P से O पर लंब डालेंगे। बिंदु P से O पर क्या करेंगे? लंब ढालेंगे। बिंदु P से O पर क्या करेंगे दोस्तों? लंब ढालेंगे। बिंदु P से O पर हमने क्या किया दोस्तों? लंब ढाल दिया। अब दोस्तों बिंदु P पर ही हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमें क्या करना है दोस्तों? बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? A को P से मिला देंगे और P को B से मिला देंगे। P को क्या करेंगे दोस्तों? B से मिला देंगे। दोस्तों हमने बिंदु P से O पर क्या किया है? लंब ढाला है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो ये हो गया दोस्तों 90 डिग्री। बिंदु O से P के बीच की दूरी हमने दोस्तों मान लिया R है। अब दोस्तों +Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगा दोस्तों? E1। क्या होगा दोस्तों? E1। दोस्तों और जो -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या हो जाएगा? E2। दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 होगी इधर होगी। किधर? इधर आएगी। दोस्तों एक चीज को समझ लो, जो +Q आवेश होता है यानी कि धनात्मक आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूर जाती है। क्या होता है दोस्तों? धनात्मक आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूर जाती है, लेकिन ऋणात्मक आवेश में क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास आती है। तो ये हो गया दोस्तों E2। क्या हो गया दोस्तों? E2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? E2। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो दोस्तों इसी डायग्राम को एक बार हम यहाँ पर बना लेते हैं। इसी डायग्राम को क्या करते हैं दोस्तों? एक बार हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हो गया E2, ये हो गया E1। तो दोस्तों हमने क्या सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव है और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। तो P बिंदु से हमने क्या किया? O पर लंब ढाल दिया। जहां पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? हम निकाल लेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, फिर उसके बाद जोड़ लेंगे तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। उससे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालना पड़ेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने जितना काम किया है तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं।
तो दोस्तों हमने क्या लिखा, हमने लिखा माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना हमने एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके मध्य बिंदु O से, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर लंबवत, R दूरी पर लंबवत एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हमें दोस्तों क्या करना, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस माध्यम का प्रावैद्युतांक कैपिटल K है। ये जो दोस्तों रखा गया है ये कैसे माध्यम में रखा गया है, जिसका प्रावैद्युतांक K है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा, उससे पहले हमें इसकी दूरी निकालना पड़ेगा, जो P और B के बीच की दूरी है वो कितनी होगी। तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा, समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। जब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है दोस्तों, तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से किस त्रिभुज में, त्रिभुज PBO में, पाइथागोरस प्रमेय से किस त्रिभुज में दोस्तों, PBO में। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है PB का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर यानी कि BO का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर। अब PB दोस्तों हमें पता है नहीं, हमें निकालना है। तो PB का स्क्वायर बराबर होगा BO का स्क्वायर। BO कितना है दोस्तों, BO कितना है यल, तो ये हो जाएगा यल का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OP क्या है, OP क्या है दोस्तों R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। हमें दोस्तों क्या निकालना है, PB निकालना है। तो PB बराबर हो जाएगा, इधर दोस्तों वर्ग है, उधर जब भेजेंगे क्या बन जाएगा, रूट। तो ये रूट में आ जाएगा यल स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, ऐसा हो गया। इसको दोस्तों अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, PB बराबर हो जाएगा रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों प्लस में है तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों R का स्क्वायर, क्या हो गया दोस्तों R का स्क्वायर, दूरी क्या आया दोस्तों R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। दोस्तों इसी प्रकार ये भी लंबाई L है और ये R है, तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। P की भी लंबाई यही होगी। तो दोस्तों इसको निकाल कर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसी के नीचे दोस्तों लिखना है, लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, क्या इसी प्रकार, इसी प्रकार हो जाएगा जो AP की लंबाई है, इसी प्रकार AP की लंबाई जो होगी वो बराबर हो जाएगी रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। दोस्तों अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम निकालते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है, E1 है। तो लिखेंगे E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। तो आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है, यानी कि दूरी क्या है, रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर है। तो दूरी क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसका वर्ग। अब दोस्तों ये जो वर्ग है, इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे क्यू बटे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। इसे दोस्तों मान लो समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों निकाल लो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों माइनस क्यू आवेश के कारण क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2। तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी कि दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में है। तो क्या हो जाएगा, रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों माइनस चार्ज रहेगा, यहाँ पर जो है माइनस चार्ज है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर इसे थोड़ा और सा सॉल्व करो, तब क्या बन जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे, इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा। तो आ जाएगा क्या, Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर है दोस्तों माइनस, तो दोस्तों इसको मान लो समीकरण नंबर 2। दोस्तों यहाँ पर देखो जो E2 है और E1 है वो परिमाण में समान है, लेकिन क्या है दिशा में विपरीत है। यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, E1 व E2 को लंबवत और समांतर घटक में वियोजित करेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो E1 का मान और E2 का मान है वो परिमाण में समान है। तो क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि E1 व E2 के मान परिमाण में समान हैं किंतु दिशा में विपरीत हैं। अतः E1 व E2 को लंबवत व समांतर घटकों में विभाजित करने पर, इनको हम किस में विभाजित किया दोस्तों, हमने लंबवत घटक और समांतर घटक में। तो क्या हो जाएगा, E1 का लंबवत घटक E1 साइन थीटा, E2 का लंबवत घटक E2 साइन थीटा, E1 का समांतर घटक E1 कॉस थीटा, E2 का समांतर घटक E2 कॉस थीटा। जो दोस्तों लंबवत घटक होता है यानी कि ऐसे सीधा ऊर्ध्वाधर होगा, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, साइन थीटा। और जो समांतर घटक होता है उसको क्या कहते हैं, कॉस थीटा। तो दोस्तों हमने क्या किया, इनको विभाजित किया। यहाँ पर एक बार दोस्तों समझ लो, जो दोस्तों ये ऊर्ध्वाधर है यानी कि लंबवत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लंबवत है दोस्तों ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। अब जो ये हैं E1 और E2 हैं ये क्या हो जाएंगे,
E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है, ये दोस्तों क्या है, दिशा में विपरीत है। ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में है, तो ये क्या होंगे दोस्तों, E1 और E2 एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। और जो E1 और E2 है, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा है, इनकी दिशा समान है। इनकी दिशा क्या है दोस्तों, समान है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो यही लिखेंगे E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा की दिशा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, निरस्त हो जाएंगे। तो परिणामी निरस्त हो जाएंगे, जबकि E1 कॉस थीटा व E2 कॉस थीटा की दिशा समान होने के कारण E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा की दिशा समान होने के कारण क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो परिणामी तीव्रता, जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी दोस्तों, वो E बराबर हो जाएगी E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। दोस्तों जो E1 साइन थीटा है, E2 साइन थीटा है, वो दिशा में क्या है, विपरीत हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। जो E1 कॉस थीटा है और E2 कॉस थीटा है, वो दिशा में समान होने के कारण ये जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, परिणामी तीव्रता मिलेगा। तो दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा परिणामी तीव्रता कितना आया, E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 के जगह पर हमारा दोस्तों क्या आया था, E1 का वैल्यू आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे Q/r², यानी कि दूरी का वर्ग आया था। तो दूरी का वर्ग करने पर हमारा कट गया था, रूट से वर्ग कट गया था, तो क्या बचा था दोस्तों, r² प्लस l² आया था। और क्या है, कॉस थीटा लगा है। क्या लगा है दोस्तों, कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख दो इंटू कॉस थीटा, प्लस है, प्लस लगा दो। E2 का वैल्यू क्या आया था, E2 का वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे माइनस का Q आया था। दोस्तों यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये प्लस का Q बन जाएगा। क्यों, इसका रीजन दोस्तों हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q/r² प्लस l², ये हो गया, इंटू कॉस थीटा, इंटू क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया, इंटू क्या आ गया, कॉस थीटा। अब दोस्तों देखो, ये जो वैल्यू है ये पूरा समान है। ये दोस्तों क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² प्लस l² इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर भी है, वही सेम टू सेम है। तो ये इनको जब जोड़ेंगे हम तो ये 2 हो जाएंगे। ये एक है इतना, एक ये हो गया, एक एक कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी कि E बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको हम जोड़ ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2Q कॉस थीटा बटे r² प्लस l²। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये इतना हमको इसको एक मान रहे हैं कि ये एक बार है, एक बार ये है, तो क्या हो गए, 2 हो गए। जैसे 1 + 1 होता है, तो यहाँ पर दोस्तों एक बार ये लिखा गया है, यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो इनको हमने जोड़ लिया, क्या आ गए, 2 आ गए। तो यही हमने 2 लिख लिया है। तो इसके आगे सॉल्व क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे सॉल्व करेंगे हम, ये कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ पर दोस्तों एक थीटा बन रहा है जो है कॉस थीटा, यहाँ पर वही थीटा बनेगा, ये हो गया थीटा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे चूँकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, कॉस थीटा ये है, तो इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब।
तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कैड। आधार यहाँ पर क्या है, बी ओ यानी कि यल है। क्या है दोस्तों, बी ओ यानी कि यल है। और जो कैड है क्या, ये कैड क्या है, कैड क्या आया दोस्तों, कैड आया है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक बार फिर से दोस्तों देख लो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कैड। आधार क्या है, ये यल। कैड क्या है, ये, यानी कि रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम कॉस थीटा की जगह पर इतना रख लेंगे, तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे 2q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, एल बटे इतना। तो क्या हो जाएगा, एल बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इनको दोस्तों कोष्टक में कर लो और थोड़ा सा और सॉल्व करो। क्या बनेगा, ई बराबर आ जाएगा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे, ये क्या बन जाएगा 2QL। क्या बन गया 2QL। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये ऐसा है तो इसके ऊपर घात कितना होगा, 1 होगा। और इसको हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब दोस्तों देखो, जब आधार सेम होता है, जब आधार सेम होता है तो क्या करते हैं, हम घात को जोड़ लेते हैं। तो आधा ये और एक ये, अगर हम 1 + 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3/2। तो इसको और सॉल्व करो, क्या बन जाएगा, ई बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे 2QL। 2QL किसके बराबर होता है, 2QL किसके बराबर होता है, चूँकि P बराबर होता है 2QL। तो 2QL के जगह पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो ये हो जाएगा P बटे, अब दोस्तों देखो इनको हम 1/2 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। तो दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आर है और जो यल है, दोस्तों हम जानते हैं यल बहुत छोटा होगा आर की तुलना में। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उनके बीच की लंबाई क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों जब ये दूरी कम है, इनको हमने आधा पहले से ही कर दिया है, तो ये और भी कम हो गए हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे चूँकि आर, चूँकि एल छोटा है आर से, इसलिए एल स्क्वायर छोटा होगा आर स्क्वायर से। क्यों दोस्तों, जैसे देख लो 0.5 अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा हमें दोस्तों, 0.25 मिलेगा। ये कितना है, यानी कि 0.50 है, लेकिन ये क्या मिला हमें, 0.25 मिला। तो ये और भी छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इसलिए एल को नगण्य लेने पर जब यल को हम नगण्य लेंगे तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, आर स्क्वायर के पावर 3/2। क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे P बटे क्या बचेगा,
आर स्क्वायर के पावर 3/2। क्या बचा? 3/2। अब दोस्तों क्या होगा, इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तब क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर के इंटू पी बटे क्या हो जाएगा, आर के पावर क्यूब। ये हो गया दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, जब निरक्षीय स्थित हो तब। अगर दोस्तों माध्यम के है, हम इस माध्यम का परावैद्युतांक क्या क्या मान रहे हैं, के मान रहे हैं। अगर दोस्तों माध्यम वायु हो, यदि माध्यम वायु हो तब के बराबर क्या हो जाएगा, अगर माध्यम हमारा वायु हो, अगर माध्यम हमारा वायु हो तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 1। तब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में क्या बनेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। अब दोस्तों यहाँ पर 1 का गुणा करने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर 1 हटा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P/r क्यूब। यही दोस्तों हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।